ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि ट्रंप ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर ताकतवर फौजी ऑपरेशन की धमकी दोहराई है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के बाद कुवैत ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे की मंजूरी दी है। तो क्या पाकिस्तान खलीज का नया दिफाई जामिन बनने जा रहा है? इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के पहले मरहले पर बात होगी, जहां मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में इंतखाबात हुए। नकियाल में फायरिंग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के जाँ बहक होने और LA10 कोटली में चौधरी यासीन के घर से पोलिंग बैग्स मिलने के वाक़यात ने इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात खड़े किए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने का आगाज़ भी हो चुका है और घर बैठे टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, ये तरीक़ेकार हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा चैट GPT के बेकाबू हैकिंग हमले पर बात होगी, जिसने 2 दिन के अंदर 17,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ करके माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की मुनासबत से जिगर को महफूज रखने और शख्सियत के पहलुओं पर बात करेंगे कि जनाब तन्हाई पसंद होना महज आदत है या फिर ये कोई बीमारी है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आपको बताएं कि जनाब जिस तरह से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी फौजी तसादुम है वो शदीद होता जा रहा है और जुमेरात के बाद से नए हमलों में अब आर्जी तौर पर वक्फा देखा जा रहा है। ताहम सिफारती सतह पर महाजराई शदीद तर हो चुकी है। तेहरान का कहना है कि इस वक्त वाशिंगटन के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी दी है। इसी दौरान यमन के हौसी बागियों ने मशरकी सऊदी अरब में तेल की अहम तनसीबात पर ड्रोन हमले किए। इसी नाजुक सिक्योरिटी सूरत हाल में कुवैत ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे की मंजूरी दी है। तो इस जंगी माहौल में इस्लामाबाद के लिए खलीज का दिफा और ईरान के साथ ताल्लुकात में बैलेंस रखना कितना बड़ा इम्तिहान होगा। इन तमाम दिफाई और सिफारती मामलात का तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मसूद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हम देखने की जंग अब फैलकर सऊदी अरब तक पहुंचती दिखाई दे रही है, जहां हौसियों ने अहम तनसीबात को निशाना बनाया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताल्लुकात के तनाजुर में, मुआहदे के तनाजुर में आप पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? देखिए, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं स्पेशली सऊदी अरब के साथ आप देखें तो स्पेशली हौतीस का जो हमने वहाँ पे रिएक्शन देखा है, जो उनके हमले हुए हैं, यकीनन सर्टेनली इट वाज उनको एक सिग्नल मिला ईरान की तरफ से, तो उसके बाद से ये वाकया हुआ है। क्योंकि इंटरेस्टिंगली जब कोलिशन के हमले हो रहे थे 2015 से 2022 तक अगेंस्ट सऊदी लेड कोलिशन थे और जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल थे। उस वक्त बाबुल मंदब को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्लोज नहीं किया। इट वाज ओनली जब गजा के पीक पे जब जंग थी उस पर उन्होंने कोशिश की थी बंद करने की। लेकिन इसमें तो मकसद यकीनन अमेरिका को प्रेशराइज करना है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी कि यहाँ पे हौतीस अटैक कर रहे हैं सऊदी अरब को, तो वहां से इराक से भी हमले सऊदी अरब पे हुए हैं। कल जो स्ट्राइक्स हुई हैं और जिस तरह वहां से जो उनके कतीब हिजबुल्लाह रिपोर्टली बताया जा रहा है, उन्होंने वहां से स्ट्राइक किए हैं। तो सऊदी अरब के ऊपर आप देखें, ईस्ट से, नीचे से, साउथ से हौतीस हमला करें, आन यनबू की तरफ भी हमला किया, तो सऊदी अरब के अंदर भी हमले हुए। इट मींस कि आपके सऊदी अरब के वेस्ट में भी हो रहे हैं और सऊदी अरब के ईस्ट में स्पेशली रियाज के सराउंडिंग में भी इराक से ड्रोन्स आए हैं। सो उससे ये है कि इराक की तरफ से भी एक डेवलपमेंट हो रही है। एज फार एज देखें, एक और इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अभी जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर है अली जैदी अभी अमेरिका गए थे। अमेरिका से वो तेहरान आए, तेहरान से अभी वो जा रहे हैं तुर्किया, तुर्किया से उन्हें वापस सऊदी अरब भी आना है। सो वो एक बड़े अपवर्ड पोजीशन में होंगे, क्योंकि कतीब हिजबुल्लाह जो एक मलेशिया थी और उस वक्त ईरान उसको एज ए प्रॉक्सी यूज करता रहा है, अब नो दे आर पार्ट ऑफ ईरानियन आर्मी, इराकी आर्मी। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा उनको इस तरह के कंट्रोल करना, तो उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, देखें पाकिस्तान तो पहले से कमिटेड था हरीमैन शरीफैन की दिफा के लिए, बिल्कुल, लेकिन स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करने के बाद तो उसमें पाकिस्तान अब बाउंड है कि उसमें क्लैरिटी है कि इसको आप क्लियर कर सकते हैं। जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है बिल्कुल बिल्कुल, इफ एंड बट्स वाली कोई यहाँ पर सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान इस मामले में बहुत इसमें क्लियर ये है कि
या पाकिस्तान इस देखें कि मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली बाउंड टू हेल्प सऊदी अरब। सो हम्म। उसमें कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी है। सो पाकिस्तान ने, दैट्स वाई, एक जो हमारी स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस की तरफ से आई थी, बड़ी स्ट्रांग वर्डेड जी। स्टेटमेंट थी और क्लैरिटी के साथ हम्म। थी कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन एट द सेम टाइम कल हमने एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी देखी, जो पाकिस्तान की कल जो शिप्स वहां से गुजरे हैं, जो कंटेनर गुजरे हैं, ऑयल के जो टैंकर्स थे, हम्म। उसमें कल एक पाकिस्तानी भी टैंकर था जो सऊदी अरब से तेल लेके आ रहा था, विच वाज अलाउड कि वहां से वो प्रोसीड करके वहां से आया है। जी। सो मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग दुनिया में, लेकिन चैलेंजेस विद एवरी पासिंग डे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर जमील साहब, आपकी जानिब आएंगे, आपका भी इस पर कमेंट चाहेंगे इस मामले के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर। जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि बड़ा पाकिस्तान इस मामले में क्लियर है, हमारा मुआहदा है उसके साथ और यकीनन हम जवाब भी दे सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं किस हद तक पाकिस्तान जो है वो सिफारतकारी से काम ले सकता है इस मामले के अंदर, अगर सऊदी अरब की इंस्टॉलेशंस पर हमले किए जाते हैं, निशाना बनाया जाता है? और फिर कौन सा ऐसा मामला आ सकता है कि पाकिस्तान उससे बढ़कर दिफाई तौर पर भी जवाब देगा? जी, अब पाकिस्तान पे जब पैमाना लबरेज हो जाएगा तो पाकिस्तान तो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हम लीगली बाउंड हैं, चले मॉरली तो ठीक है, हम हमेशा से सऊदी अरब के साथ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन बिल्कुल थोड़ी मुख्तलिफ है। हम सऊदी अरब के साथ साथ ईरान के साथ भी उतने ही अपने मरासिम हमने रखे हुए हैं, एटलीस्ट कम्युनिकेशन की हद तक, और बाकी जो हमारे R4 कंट्रीज हैं, चाइना है, अमेरिका है, सारों के साथ हमारे, इसलिए कि मीडिएटर अगर ऐसा न करे तो मीडिएशन नहीं कर सकता है। एक तो हमारी नाजुक सिचुएशन वो है, सेंसिटिव सिचुएशन है, और दूसरी चीज ये है कि हमारी एक लीगल बाइंडिंग भी है। और फिर उस लीगल बाइंडिंग को हमने ईरान पर बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया है, और वो भी हमने सेनेट के फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर के दौरान बता दिया कि हमारी एक मजबूरी है, और वो अगर लेवल वहां तक पहुंच गया तो हमें उस मजबूरी की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि चले, इस पर काफी बात हो चुकी, लेकिन अभी जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं, और आज की रात और कल की और परसों की रात ये पॉज आया है, इसमें थोड़ी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है। आज नेतन्याहू की मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप से। उस मीटिंग में जो तवक्को की जा रही है, और जो वहां से किमरी ने, जो अल जजीरा की रिपोर्टर है, सुबह को रिपोर्ट कर रही थी कि, और लैरी जॉनसन की अपनी, मैंने अभी कुछ बातें सुनी जो कि सीआई के बहुत अच्छे तजिया निगार है, ये सारे तजिया निगार ये कहते हैं कि आज नेतन्याहू पर कुछ थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप जोर डालेंगे कि लबनान से फौजें विड्रॉ करने, और जो अभी पायलट जोन वगैरह है उसको जल्दी से स्पीड अप करने, और गजा से भी अपनी फौजें येलो लाइन के से पार करके आप ग्रीन लाइन के तरफ आ जाएं। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये दिखलाना चाहते हैं, उनके पास टाइम कम रह गया है, इलेक्शन आ रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो इस डील की तरफ बहुत सीरियस है। उनकी भी मजबूरियां भी हैं, जिस तरह की खबरें आप लोग सारे डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते आए हैं, और जिस तरह के उनके चीफ ऑफ जॉइंट यानी कि आर्मी की फौज की चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ने परसों मीटिंग करके, जिसमें कि चीफ बाकी भी काबरीन थे अमेरिका के, बता दिया क्या क्या मजबूरी है, क्या क्या ऑप्शन है। उसमें आर्म्स डोमिनेशन की भी बात है। वाज़ेह रहे कि रिपोर्ट ये मौजूद है नेट पर कि तकरीबन 17 के करीब बड़े कीमती रेडार जब से जंग शुरू हुई है ईरान ने तबाह किए हैं, और साथ साथ उसके बहुत सारे बेसिस पर जो निशाने मारे हैं। पासदारान तो बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे हैं कि अभी मौजूदा पिछले दिनों उन्होंने 18 जहाज जो है वो वहाँ जॉर्डन में उसको तबाह किया है, और उसके अलावा काफी कैजुअलिटीज की हैं। वो तो 200 कहते हैं, चले 200 नहीं, अगर 10 भी है तब भी बहुत ज्यादा है अमेरिका के लिए। इन तमाम चीजों का दबाव, इलेक्शन सामने, महंगाई सामने, दुनिया का दबाव सामने, तो ये जो माशी हब्स चला आ रहा है पूरी दुनिया में और अमेरिका में, और अमेरिका में जो ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व रह गया है बड़ा डिप्लीट कर गया है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से उन्होंने खर्च कर लिया है, चंद दिनों से 2-3 हफ्तों के लिए भी रह गया है, तो उन्हें बड़ी अब मजबूरी भी हो गई है, और ईरान को इस चीज का इल्म है। दूसरी तरफ मुश्तबा खमनाई ने, जो अभी रिपोर्ट आ रही है और वो नेट पर भी मौजूद है, रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने आयतुल्लाह सिस्तानी से उस फतवे के बारे में मालूमात ली है, कंसल्टेशन किया है, जिसमें कि न्यूक्लियर के बारे में उनके वालिद मोहतरम ने मना किया था कि न्यूक्लियर ईरान नहीं बनाएगा। उस फतवे में ये खबर आई है
कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने जो कहा है, जो कि सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं, इराक में होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाए तो फिर बनाया जा सकता है। तो खबर ये आ रही है कि शायद वो जो पॉज उन्होंने किया था, तो वो अपने ही सॉइल पर कहीं उसको डेवलप करना ना शुरू कर दें, और फिर वो एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन जाएगा। और ये हमें पता है कि 60% अगर अफसरदगी हुई हो तो 90% उसको ले जाना चंद हफ्तों की बात है, ये सारे माहिरीन कहते हैं। तो ये एक नया मोड़ और नया रुख है। बिल्कुल बिल्कुल, एक नया मोड़ है जो कि हम देख रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या रीडिंग्स है अगर देखा जाए जिस तरह से ये जो मामला डिस्कस हो रहा है? बड़ी अहम मीटिंग जो है आज होने जा रही नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। लबनान के हवाले से तो डॉक्टर जमील साहब ने बता दिया कि क्या पॉलिसी है और क्या फैसले हो सकते हैं, सदर ट्रंप क्या कह सकते हैं। आपकी क्या रीडिंग्स है? आपको क्या लगता है ईरान के मामले पर क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है सामने? ना देखे कि लेबनान के बारे में ईरान के जो अभी ईरान देखे जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज कर रहा है, तो वहां पे लेबनान को भी एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो पुश कर रहा है कि जहाँ पे इजरायली आके बैठे हैं उनको वो टोटल कंप्लीट विड्रॉल चाह रहे हैं। ऑल्दो कुछ एरियाज उन्होंने खाली किए हैं लेकिन मुकम्मल नहीं किए हैं खाली। एक वो है। सेकंड, एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि दे हैव अलाउड कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा में आ सकती है, तो एक वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो लेकिन यकीनन ट्रंप चाहेगा कि ये लेबनान से उसको विकेट कर दें, या जो फेजेस में है कोई ऐसा डिसीजन वगैरह उस पर वहां पे हो जाए। तो ट्रंप के ऊपर बेसिकली देखा जाए तो बहुत प्रेशर है। ऑफ रैंक वो चाह रहे हैं, मिड टर्म सब पे हैं, और वो चाहते हैं पब्लिक के साथ सामने जाएं, कुछ लेके जाएं कि ये हमने ये करवा दिया है, ये एग्रीमेंट हमारा हुआ है। तो लेकिन अगर वो नहीं होता है तो उनके लिए बहुत मसाइल होंगे। और उसके बाद अगर देखें मिड टर्म के बाद अगर इनको सेटबैक होता है तो फिर बहुत डेस्परेशन होगी, और उस डेस्परेशन में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें तो कुछ नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी ये है कि ईरान भी चाहता है, आफरेम चाह रहा है, जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई है, और वो भी चाहते हैं। लेकिन ये है कि अभी दोनों के लिए एक ईगो का मसला है। अमेरिका एक सुपर पावर है, वो नहीं चाहता है कि एक सेटबैक के साथ वो यहाँ से निकले, क्योंकि ट्रम्प भी एक वो कहते रहे हैं कि मैं एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ। इसी तरीके से ईरानी हैं, वो भी नहीं चाहते। ईरानी समझते हैं कि टाइम उनकी तरफ है, वो एक फेवरेबल पोजीशन में वो डिक्टेट करा सकते हैं। तो दैट्स वाई आप देखें ना कि क्यों ये अभी पिक एक्स की बात कर रहे हैं। कोगलान जो है पहाड़ है जो नितांस के 1.5 किलोमीटर साउथ में है, और जिस तरीके से अब बताया जा रहा है 100 मीटर डीप है, और इसके तरीके से जहाँ से सेंट्रीफ्यूजिस वहां पे है और वहां से यूरेनियम वहां पे इन्रिचमेंट हो रही है। तो उसके अल्टीमेट इनका टारगेट है। किसी स्टेज पे आप देखेंगे GBU-43 है, GBU-57 है, किसी स्टेज में वो टारगेट हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान के अंदर अब ये असेसमेंट लोगों की है जो थिंक टैंक से मानते हैं कि वो समझते हैं कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की भी ये सोच है, फिर हार्ड लाइनर्स की भी ये सोच है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल के लिए फ्यूचर में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ये पिक एक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो लाइकली इस पे हो सकता है, लेकिन स्टिल जो अभी जो बातचीत होती है उससे पता चलेगा। और आज कुवैत के जो फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि अपनी इंटरेस्ट की गेम है। अमेरिका ये नहीं चाहता है, वो जो कंसेप्ट था यूनिपोलर का, वो ऑल्दो दैट इज डिक्लाइनिंग, बट स्टिल वो चाहेगा कि यहाँ से अपनी कोई डिक्टेशन हो, जब पब्लिक के सामने जाए तो कहे कि हमने ये विक्ट्री हासिल। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, और बाकी आप सही कह रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई भी ये चाहते हैं, ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमें एटमी हथियार चाहिए, चाहे इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और ईरान की बका के लिए भी ये जामिन है कि जनाब जब आप एटमी ताकत होंगे तो फिर कोई भी आपको मैली आंख से नहीं देख पाता। डॉक्टर जमील साहब, सऊदी अरब के बाद अब हम देख रहे हैं कि कुवैत ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे की मंजूरी दी है। गो कि ये वैसा मुआहदा नहीं है जैसा सऊदी अरब के साथ है, दिफाई ताउन का मुआहदा है, लेकिन इस स्ट्रेटेजिक डील की टाइमिंग और अहमियत को आप कैसे देखते हैं, और इसमें पाकिस्तान की जो बढ़ती इंपॉर्टेंस है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, पाकिस्तान की बढ़ती इंपॉर्टेंस तो मार्का हक के बाद शुरू हो गई थी ना, और कुवैत का ये कोई एग्रीमेंट आज का नहीं है, 2023 का एग्रीमेंट है।
2023 में ही हुआ था, लेकिन रेटिफाई नहीं किया था कुवैत ने। कुवैत ने अभी आनन फानन में, जब उनके पास मिसाइल दागे गए हैं उन पर कई सारे, तो उन्होंने आनन फानन में इसको रेटिफाई करके जल्दी से भी किया है। और अब वो जाहिर है उसमें कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन किया है। जाहिर है वो डिफेंस पैक्ट नहीं है, लेकिन डिफेंस कोऑपरेशन क्या है कि हम उनके साथ साजो सामान भी बनाएंगे, हम उनकी मिलिट्री को ट्रेनिंग भी देंगे, हम उनके साथ रिसर्च में भी शामिल होंगे, हम उनके बेसिस को भी डेवलप करेंगे, हम उनके साथ कम्युनिकेशन को भी उनके डेवलप करेंगे। तो ये तमाम चीजें हमने उसमें डाली हैं। लेकिन ये बिल्कुल 2023 का है ये मामला, अब रेटिफाई उन्होंने किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो कद काट बढ़ रहा है उसमें और मुल्कों ने भी पाकिस्तान से रुजू किया है और कहा है कि हम भी शामिल होना चाहते हैं। करीब आप देखेंगे कि एक डिफेंस पैक्ट जो अभी बातचीत चल रही है डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर, उसमें तुर्की और सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट भी आपको बहुत मंजरनामे पर आने वाला है बहुत जल्दी। उस पर बहुत काम हो रहा है जो तवक्को है, तो उसमें एक और इजाफा हो जाएगा। तुर्की एक बहुत बड़ी ताकत है, पाकिस्तान के साथ मिलके और सऊदी अरब के साथ मिलके इस खित्ते में बैलेंसिंग पावर एक बहुत अच्छी हो जाएगी। और ओआईसी के ये 3 ममालिक बहुत कलीदी ममालिक हैं, और उसमें फिर ओआईसी का भी वजन बढ़ जाएगा। इजराइल पर फिर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। इजराइल पे वैसे भी अब नेतन्याहू की रवानगी है, नेतन्याहू अब अपने आप को जेल में जाता देख रहे हैं, इसीलिए उनकी पूरी कोशिश है, काबिश है कि किसी तरीके से जंग जारी रहे और मैं अपने लोगों को बताता रहूं कि मैं कितना बड़ा जंग के लिहाज से हीरो हूँ। राइट विंग उनकी सपोर्ट करते हैं, इजराइल में बड़ी सपोर्ट है जंग के हवाले से, तो वो इलेक्शन के लिए। लेकिन नेतन्याहू पर प्रेशर है कि किसी तरह इसको बंद किया जाए। पूरी दुनिया एक अजाब में है, अमेरिका बहुत अजाब में है, तो किसी तरह इस जंग को बंद किया जाए। उनके अपने बेसिस जो है, जिस तरह मैं बता रहा था कि वो जितना उनमें नुकसानात हुआ है उसको रिप्लेनिश करने में, उनकी इन्वेंट्री को पूरा करने में उसको भी टाइम लग रहा है। बहुत सारी चीजों का मजमुआ है, मंबा है। इन तमाम चीजों को मिला के अगर देखा जाए तो यस, इलाके में पेचीदगी तो बढ़ रही है। और ये बड़ी पावर्स जो होते हैं, जब एथेंस जा रहा था तो उसने बड़ी पंजे मारे, जब रोम जा रहा था बड़े पंजे मारे, जब ब्रिटिश के सूरज जो कभी गुरूब नहीं होता था गुरूब होना शुरू हुआ तो बड़े पंजे जर्मनी के साथ उन्होंने, बाकी कंट्रीज के साथ उन्होंने कोशिश की, तो जाते जाते नुकसान कर जाते हैं। तो ये ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का जो मैं जिक्र करता हूँ अक्सर, वो जो सफर तेज हो गया है, अमेरिका को अपने हाथ से वो जो यूनी पावर होने का खदशा और खतरा मजीद बढ़ गया है। बिल्कुल, दुनिया मल्टीपोलर की तरफ जा रही है यूनिपोलर से, और अमेरिका इस पर बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे।